हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की क्लास में, जहां पर हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और आप अच्छे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आइए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, क्योंकि इसके प्रीवियस लेक्चर में 6 क्वेश्चन हमने कर लिया था और आप सभी को बताया कि हम किस तरह से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन करना हमारा टारगेट नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन को समझना ये हमारा टारगेट है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आया है, विच कंट्री बिल्ड द बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम। तो यार चाइना ने 2008 में बनाया था समर ओलंपिक में। चलो अब यहाँ से हमें समझना क्या है यार, हमें समझना ये है कि यार ओलंपिक के सवाल, सुनना ध्यान से, ओलंपिक के सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि यार ओलंपिक में कितने रिंग पाए जाते हैं और वो रिंग का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो आपको पता होगा 1 2 3 4 और 5 रिंग होते हैं। तो ये आपके 5 कॉन्टिनेंट है ना, 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे। तो 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट हमारे ओलंपिक्स के जो ये रिंग है वो शो करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन सा ऐसा है स्टेटमेंट है साउंड वेव के लिए वो फॉल्स है। सबसे पहली बात तो ये है कि यार ये साउंड वेव क्या है, तो थोड़ा समझते हैं। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। तो सुनिएगा, जो साउंड वेव जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। सुनिए सुनिए, मैकेनिकल वेव है। और ये जो मैकेनिकल वेव है, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। मीडियम नीडेड, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम रिक्वायर्ड। तो मैकेनिकल वेव जो है ना, वो कौन सी वेव है, ये साउंड वेव कौन सी है यार, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आप ट्रांसवर्स वेव भी एक होती है मैकेनिकल वेव, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा ट्रांसवर्स वेव कैसी होती है कि जो पानी बहता है वो सब जी ट्रांसवर्स। तो पहले तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात करते हैं। तो यार ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव है, बिल्कुल समझ में आ गया, ये मीडियम में ट्रेवल करती है। अच्छा, अब ना जितना ज्यादा, अच्छा प्रेशर का भी इस पर असर होता है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डेंसिटी का होता है। यदि मैं कहूं कि यार हवा में साउंड वेव की स्पीड और सॉलिड में साउंड वेव की स्पीड को यदि कंपेयर करें, तो सॉलिड में साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है। तो याद रखना, साउंड वेव की जो है सॉलिड में ज्यादा होती है। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि आयरन और स्टील में से किसमें ज्यादा होगी। तो यार आयरन की डेंसिटी थोड़ी कम और स्टील की डेंसिटी ज्यादा, इसीलिए स्टील में साउंड वेव जो है वो ट्रेवल ज्यादा फास्टली करता है। उसके बाद एक और चीज याद रखना, साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता साउंड वेव, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो मैकेनिकल वेव समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूडनल समझ में आ गया, है ना। और या लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल ना एक ऐसे ऐसे डिस्प्लेस होता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे करके चीजें जाती है, ठीक है थोड़ा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो क्या है, ये प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, ये क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल है, प्रेशर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ फॉल्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है साउंड वेव। इतना समझ में आ गया क्या आपको? मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी इसे इरेज करता हूं, थोड़ा और मिटा के कुछ बातें बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, ये सनलाइट जो है, सुनना ध्यान से, जो सनलाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है, मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो वैक्यूम में होती है। मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होती है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ते जाती है, इसकी रफ्तार कम होते जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, लाइट, सनलाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये वैक्यूम में फास्ट होती है और डेंसिटी में स्लो होती है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब जो सनलाइट आती है वो कौन सी सनलाइट है वो देखते हैं। उस सनलाइट में क्या क्या होता है। तो पहले तो यार एक
आप सभी को पता है कि यार रेडियो वेव होती है, रेडियो वेव होती है। दूसरा माइक्रोवेव होती है, माइक्रोवेव होती है। तीसरा इंफ्रारेड होती है। और यहां पर फिर आपके विजिबल लाइट, इंडिगो, सॉरी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसे हम कहते, सॉरी ये थोड़ा पीछे चले गया, हाँ जी, इसे हम कहते हैं यार, इसे हम कहते हैं विजिबल लाइट, इसे हम कहते हैं विजिबल लाइट। समझ में आया क्या, विजिबल लाइट क्या। अच्छा, अब इसके बाद में जो है यूवी एक्स रेज और गामा रेज, यूवी रेज, यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज होती है, गामा रेज होती है। ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें मीडियम में ट्रेवल करने की ट्रेवल नहीं करता, वैक्यूम में इसकी स्पीड फास्ट होती है। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि यार ये वाला जो है ना एक ऐसा मीन है और ये कोई एक ऐसा वेव ट्रेवल कर रहा है। तो जब एक राउंड पूरा हुआ यहां पर, तो इसे हम कहते हैं एक साइकिल पूरा हुआ। तो एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने राउंड, कितने राउंड पूरे हो रहे हैं, वो उसकी जो है फ्रीक्वेंसी होती है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद कर लो कि यार इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी मिनिमम और गामा रेस की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। याद रखना मिनिमम ये इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, फ्रीक्वेंसी के मामले में, फ्रीक्वेंसी के मामले में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी, सॉरी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। यहां पर मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया क्या। हाँ भाई, इतना समझ में आया। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि यार पहले इस बात को याद करते हैं कि यार ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले वो समझ लेते हैं और उसके बाद में ये वाले सारे के सारे वेव्स को याद कर। देखो क्या हुआ, रेडियो वेव, तो रेडियो वेव समझ में आ गया। आपका माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और आपका रेड और आपका जो है ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर, यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इतनी बात आपको अभी तक पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और मैं आपको इसकी स्पीड के बारे में दूसरा क्वेश्चन और आ रहा है, उसमें समझा दूंगा और डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद एक और सवाल है, तो याद रखते हैं, यहां तक आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हो चुका, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाउ मेनी बोन्स डज, हाउ मेनी बोन्स डज अ न्यू बोर्न ह्यूमन बेबी हैव। अच्छा, एक ह्यूमन बेबी के पास में वो कितनी मैक्सिमम बोन्स हो सकती है न्यू बोर्न। तो यार 300 प्लस होती, 300 प्लस होती। तो राइट आंसर ये हो गया। ह्यूमन बीइंग में कितनी होती है, ह्यूमन बीइंग जो एडल्ट है उसमें 206 होती है, 206 हड्डियां होती है। तो याद रखेंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर टूरिस्ट destination of India were built in 1911 to commemorate the visit of King George V and Queen Mary। यार सीधी सीधी बात, थोड़ा सुनना ध्यान से, यहाँ पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे हम। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, थोड़ा ध्यान समझ, मेरी बात को प्यार से और ध्यान से समझ। मेरे बच्चों, मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया था कि 1858 में इंडिया में ब्रिटेन क्राउन आया, ब्रिटेन क्राउन आया, लेकिन उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव रखे। तो क्या हुआ, 1911 में ब्रिटेन क्राउन इंडिया आए, और इंडिया आए तो उनका हमने स्वागत किया गेटवे ऑफ इंडिया बनाकर। और जब ये 1911 में आए तब उन्होंने क्या काम किया, जो 1905 में 1905 में जो बंगाल पार्टीशन,
जो बंगाल पार्टीशन जो हुआ था उसको उन्होंने सस्पेंड किया, है ना, उसको उन्होंने 1911 में बंगाल पार्टीशन सस्पेंड, बंगाल पार्टीशन सस्पेंड। और इसी 1911 में उन्होंने कलकत्ता से कैपिटल चेंज करके दिल्ली कर दिया। तो 1911 में हिंदुस्तान की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली हुई, लेकिन ऑफिशियली वो जो है दिसंबर का महीना था, इसीलिए 1912 में जो है ऑफिशियली हमारी जो है कैपिटल शिफ्ट हो गई कलकत्ता से दिल्ली। लेकिन इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था? 1911 में। तो बंगाल पार्टीशन समझ में आ गया, 1905 में हुआ था, उसको सस्पेंड किया गया था। और इस समय वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड जो है वायसरॉय थे इस समय। इतना क्लियर होगी बातें? चलो अब आगे बढ़ते, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। फटाफट से यार इस सवाल का अब जवाब दीजिएगा, है ना, चैट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। और अब आप याद कीजिए, मैंने मैग्नेटिक वेव आपको बताया था, मैग्नेटिक वेव मैंने आपको बताया था, और मैग्नेटिक वेव में मैंने आपको सारे नाम लिखवाए थे। कौन से नाम लिखवाए थे आप थोड़ा याद रखिएगा, और फिर से मैं लिख भी देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। मैंने आपसे कहा था कि रेडियो वेव, है ना, ये भी सब किस में होती है बेटा? सूर्य की लाइट में। उसके बाद माइक्रो होती है, उसके बाद इंफ्रारेड होती है, उसके बाद आपको पता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, है ना, ऑरेंज और रेड कलर, ये आपकी विजिबल लाइट है। उसके बाद में मैंने आपको बोला था यार यूवी रेज होती है, फिर आपकी एक्स रेज होती है, फिर आपकी गामा रेज होती है। इतनी सारी लाइट्स मैंने आपको बताई थी। अब जो है इसमें हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि यार ये याद हुआ क्या? ये याद हुआ क्या? इतना फटाफट से लिख लिया आप लोगों ने? तो मुझे ऐसा लगता है ये लिख लिया आपने। अब इसमें लोवेस्ट क्या है? लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी होती है। अब थोड़ा सा मैं समझाता हूं इसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती क्यों है। मैं आपको ऐसा कुछ समय पहले ऐसा बताया था, ऐसा कुछ होता है, अभी शायद मैंने आपको बोला था कि चलो बाद में बताएंगे। तो क्या होता है कि यार एक जो वेव होती है ना, ऐसे एक सेकंड में ये वाला पूरा एक साइकिल हुआ, कितने साइकिल कंप्लीट करती है उसके आधार पर उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है। और ये जो होती है ना, ये जो होता है, ये मीन से कितने ऊंचाई तक गया तो ये एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड होता है। और ये जो है ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा और हम ऊपर कर लेंगे, थोड़ा सा सही तरह से इसको हम इधर बनाते हैं, थोड़ा समझाने के लिए सही रहेगा। सुनो बेटा, ये आपका एक मीन है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल जो अपनी मीन पोजीशन पे हाईएस्ट जाकर लोवेस्ट आता है और फिर नीचे जाता है और फिर अगेन ऊपर जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इस हाइट को या इस हाइट को हम क्या कहते हैं यार? एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहां तक हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो यहां से सीधा सीधा हम, सॉरी, यहां से ये एम्पलीट्यूड हुआ, सीधी लाइन नहीं जा रही लेकिन सीधी लाइन एम्पलीट्यूड होती है। अच्छा, ये जो होती है ये आपकी वेवलेंथ होती है, ये आपकी क्या होती है? वेवलेंथ होती है। तो जरा ध्यान समझना कि यार जो आपका रेडियो वेव से जब हम गामा तक जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ते जाती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। सुनना ध्यान से, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है।
और आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दें कि यार यदि हम ऊपर से नीचे आएंगे ना इन वेव्स में, तो आपकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हम क्या कह रहे हैं? रेडियो वेव की मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ, गामा रेस की जो है आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ। इतना समझ में आ गया क्या आपको? इतना समझ में आ गया? फटाफट से इतनी बात मुझे बता दो यार, क्या समझ में आ गया इतना? रेडियो वेव की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ये, और उसके बाद में ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, यहां से ये फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी। मार्कर ले लेते हैं। यहां से ये फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी बेटा? बढ़ते जाएगी। तो यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ते गई तो सबसे हाईएस्ट किसकी हुई बेटा? गामा की। और यहां समझना, जिसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ, उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होगी। जरा मुझे बताओ कि क्या बोला है कि यार लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी हुई? तो फिर रेड कलर की हो जाएगी। देखो ये रेड है, ऑरेंज येलो, तो रेड कलर की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और अच्छा, इसकी वेवलेंथ क्या होगी? इसकी वेवलेंथ क्या होगी? विजिबल लाइट में सबसे ज्यादा होगी। याद आ गया? इतना समझ में आ गया? थोड़ा मैंने कोशिश किया समझाने की, समझ में आ गया हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आ चुका है, देखते हैं क्या है। सारा इंक इरेज कर लेते हैं। ठीक है, क्या करें इन 2015 ऑटो मैन्युफैक्चर? यार ये वाला सवाल काम का नहीं है, इसको हम वॉक्स वेगन इसका आंसर था, लेकिन अब चलेगा। ठीक है, ओनली नॉन मेटल विच इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यार ब्रोमीन जो है, ये आपका मर्क्यूरी जो होता है ना बेटा, मर्क्यूरी जो है ये मेटल है, ये मेटल है, और ये रूम टेम्परेचर पर, और क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये ब्रोमीन है। ये ब्रोमीन क्या है बेटा? ये नॉन मेटल है। और ये नॉन मेटल जो है रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब याद रखना यार, हार्डेस्ट नॉन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो सबसे कठोर होता है। तो उसका राइट आंसर है बेटा डायमंड। और इस डायमंड के अंदर से टोटल इंटरनल TIR रिफ्लेक्शन होता है। नोट करके रखेंगे, डायमंड के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जब टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझा देंगे कि TIR होता क्या है। तो राइट आंसर इज मर्क्यूरी, आपका मेटल में रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में, और ब्रोमीन नॉन मेटल में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मर्क्यूरी मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मांच इज अ फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का फोक डांस है, तो याद रखो, दो चार याद रख लो। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कथकली कहाँ का है? केरला। कथकली कहाँ का है? केरला। तो ये मैंने AP लिखा, यहाँ पर मैंने KL लिख दी, और मैंने उसके बाद में लिखा भारतनाट्यम, नाट्यम, ये आपका तमिलनाडु। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये आपका केरला। अच्छा, दो चार थोड़ा सुनना ध्यान से यार। एक होता है घूमर, है ना? एक होता है घूमर, है ना? एक होता है झूमर, एक होता है झूमर, एक होता है घूमरा, एक होता है घूमरा। तो घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। झूमर कहाँ का है? ये झूमर आपका हरियाणा का है। घूमरा कहाँ का है? आपका ओडिशा का है। तो थोड़ा ये याद रखिएगा, ये फोक डांसेस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, और एक याद रख लो, कथक। कथक, कथक कहाँ का है? ये आपका UP का है, या कई बार इसे नॉर्थ इंडिया भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग द इंसेक्टिसाइड, मतलब ये जब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, केरला में इंसेक्ट के काटने से बीमारी हो रही थी, तो उसका नाम था एंडोसल्फान।
1981 में इसरो ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जरा समझना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है और आपका लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट क्या होता है। पहले तो ऐसा समझ लेते हैं कि यार पहले कुछ बातें समझो कि जो लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के पास में लियो, मियो और जियो, तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जो है वो बहुत दूरी पर होता है। तो 1981 में एप्पल नाम का सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था। आर्यभट्टा हमारा पहला सैटेलाइट था और रसिया की सहायता से हमने भेजा था। अब मैं आपको थोड़ा सिखाने की कोशिश करूंगा कि यार 1969 में बना, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है, और वी नारायणन जो है इसके चेयरमैन बने हुए हैं। इतनी बात समझ। इसको 1962 में जो है नाम दिया गया था इनकॉस्पर जो है ये ओल्ड नेम ऑफ इसरो है, ये याद रखना। और 69 में इसरो नाम दिया गया, ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। Which of the following was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming? आप सबको पता यार पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, हमेशा एग्जाम में पूछता है। इतना समझ में आ गया? ये एक एंटीबायोटिक थी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्क्राइब बाय आर्टिकल 21A? यार राइट टू एजुकेशन जो है ना, राइट टू एजुकेशन, अच्छा राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, सॉरी RT, राइट टू एजुकेशन RTE जो है ना वो 2008 में आया था। और इसके अंतर्गत जो है हर एक व्यक्ति को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की आजादी थी। मतलब जो गरीब लोग हैं, जो BPL कैटेगरी के लोग हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिया जा रहा था सरकार के द्वारा, और फिर सरकार ही प्राइवेट स्कूल की फीस भर रही थी RTE एक्ट के माध्यम से। और ये क्या किया गया, ये आपका आर्टिकल 21A के अंतर्गत ये एक्ट बनाया गया जो राइट टू एजुकेशन है। अच्छा अब थोड़ा सा समझते हैं कि यार ये जो है ना कैसे बना। मतलब ये 21 ये है, तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था, तो ये क्या हुआ, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। तो यार याद रखेंगे ये आर्टिकल 21A जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये राइट टू एजुकेशन की बात करता है, 86 अमेंडमेंट से जोड़ा गया, और इसी आर्टिकल के माध्यम से राइट टू एजुकेशन 2008 में आया था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कुली कुतुब शाह जो है उन्होंने क्या बनाया बेटा, उन्होंने बनाया है आपका कौन सा मीनार, चार मीनार। चार मीनार कहां पर है, हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहां है, आपको सबको पता है, चार मीनार हैदराबाद में है। किसने बनाया, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया है। ओके, यहां पर हम इस हमारे सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।